नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 27 मार्च वर्ष 2021 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस 1 का क्वेश्चन बैंक में कुल 40 MCQ के प्रश्नोत्तर की चर्चा की थी और इस वीडियो में इसके आगे के MCQ के उत्तरों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 41 पूछा गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी। तो विद्युत शक्ति की इकाई होगी वाट, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी वाट। 42 कि वीज युक्त तार व तटस्थ तार, वीज युक्त तार यानी विद्युतमय तार और तटस्थ यानी उदासीन तार। तो विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है, तो आप टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट इसका आंसर है डी, 220 वोल्ट। 43 पे आ जाते हैं। विद्युत दीवा मध्य डैश धातुचे कुंडल असते, मतलब जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन सी धातु का कुंडल असता है, कुंडली होती है। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु की कुंडली होती है, टंगस्टन धातु का तार का उपयोग किया जाता है। फिर वीज बिलात वीज वापर डैश मध्य देदात, मतलब लाइट बिजली का जो बिल आता है उसमें जो बिजली का जो उपयोग है, विद्युत धारा का उपयोग है, वो उसकी इकाई क्या होती है, तो वो है यूनिट में दिया जाता है वो। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता 50 हर्ट्ज़ होती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता 50 हर्ट्ज़। इसके बाद में कि घर में जो विद्युत धारा प्रवेश कर रही है वो अचानक यदि बढ़ जाए तो उसे बंद करने के लिए घर में क्या लगाया जाता है, क्या व्यवस्था की जाती है, तो वो है MCB लगाते हैं। विद्युत धारा अचानक बढ़ जाती है तो MCB अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, करंट ऑफ हो जाती है। 47 डैश मिश्र धातु के कुंडल का उपयोग इलेक्ट्रिक सिगड़ी में विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। तो नाइक्रोम जो विद्युत सिगड़ी है उसमें विद्युत प्रतिरोध के रूप में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, नाइक्रोम। 48 दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इस नियम को कुछ और भी कहते हैं। हाँ, इस नियम को मैक्सवेल का जो स्क्रू है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम के नाम से जाना जाता है। ये दाएं हाथ के नियम को तो मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के नियम से भी इसे पहचानते हैं। विद्युत मापन करने के लिए गैल्वोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि थर्मामीटर से तापमान का मापन होता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर यहाँ पर होगा। फिर 50वां है खालील पैकी विद्युत चुंबकीय प्रवर्तना से नियम डैश या शास्त्र, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस वैज्ञानिक ने खोजा था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, डी आंसर आएगा। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ढूंढा था। तो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका संकुचन होता है, तो ये है, इसका आंसर आएगा 51 का जो आंसर है वो है बर्फ़। हर एक पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, लेकिन अगर बर्फ़ को ऊष्मा दी जाए तो फैलने के बजाय वो संकुचित होती है, क्योंकि 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी का व्यवहार असंगत होता है। फिर यदि दबाव बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ का द्रवणांक यानी कि गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बी कम हो जाएगा। फिर हवा के अंदर पानी के वाष्प का प्रमाण ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई, निरपेक्ष आर्द्रता, सी निरपेक्ष आर्द्रता का उपयोग किया जाता है।
फिर हवा की नमी या फिर उसका सूखापन, शुष्कता, ये डैश पर निर्भर नहीं होती, ये हवा के आयतन पर निर्भर नहीं होती है। इसका आंसर आएगा डी, हवा का आकार माने यानी हवा के आयतन पर, हवा की नमी या फिर उसका सूखापन ये हवा के आयतन पर निर्भर नहीं होता है। हवा में वाष्प का संघनन होने लगता है तब क्या होता है? तब वहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है, कोहरा का निर्माण होता है। जब हवा में वाष्प संघनित होने लग जाती है तब वहाँ पर कोहरा का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर ये जो मराठी में धूके तैयार होते हैं यानी कोहरा बनता है। पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर उसका आयतन, देखो यूँ तो कोई चीज़ को ठंडा करेंगे तो उसका आयतन कम होता जाता है, लेकिन पानी 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक असंगत व्यवहार होती है, तो इसलिए वहाँ पर उसका आयतन बढ़ता जाएगा। बी 56 का आंसर आएगा, बी बढ़ने लगता है। 57 ठंडे प्रदेशों में जलीय प्राणी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे भी जिंदा रहने का कारण क्या है? तो पानी के असंगत व्यवहार के कारण। 58 खाली निम्नलिखित में से डैश धातु विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा है। तो कौन से धातु की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा है? तो ये है लोहा। लोहे की विशिष्ट ऊष्माधारिता नीचे दी गई तीनों धातुओं में सबसे अधिक होती है। फिर है 59, ये घिसी हुई जो बर्फ़ का जो घिसा हुआ यानी कि उसके जो बुरादे हैं उससे जब गोला बनाते हैं तो किसके कारण वो सारे जो चूर्ण है वो जुड़ते क्यों हैं, गोला क्यों बन जाता है? तो ये पुनर्हिमायन के कारण सारे बर्फ़ के बुरादे फिर से ठोस गोले में बदल जाते हैं। फिर है अगला प्रश्न 60वां, विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मापन पद्धति में क्या इकाई है? तो वो है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल, ये डी आंसर है इसका, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। 61 पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए होप के उपकरण का इस्तेमाल होता है। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने ऊष्मा लगेगी? देखिए 1 ग्राम पानी का बढ़ाना है तो 4.18 जूल ऊष्मा लगती है। अब यहाँ 1 किलोग्राम यानी 1000 गुना यहाँ बढ़ गया है तो 4.180 में भी 1000 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4180 जूल। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे जो आकृति दी गई है उसमें पेंसिल यहाँ पर मुड़ी हुई दिख रही है, टूटी हुई दिख रही है, तो इसका कारण क्या है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ये प्रकाश का अपवर्तन, ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण यहाँ पर पेंसिल जो है टूटी हुई दिखाई दे रही है पानी में। 64 है कि कोण आई का मान यदि 40 है तो कोण ई यानी निर्गत कोण कितना होगा? आपतन कोण और निर्गत कोण का मान हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पर आई का मान 40 है तो ई का मान भी 40 ही होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा बी 40। एक प्रकाश की किरण कांच के पृष्ठभाग से 40 अंश का कोण यदि बनाती हो तो उसका आपतन कोण कितना होगा? यदि कांच की सतह से 40 अंश बन रहा है इसका मतलब आपतन कोण के लिए आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कांच की सतह से 40 बन रहा है। ये वाला कोण कांच की सतह से 40 बन रहा है तो आपतन कोण हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। अभिलंब और कांच के सतह के बीच 90 अंश का कोण होता है। इसमें से यदि आने वाली किरण, आपातिक किरण और कांच के सतह के बीच 40 अंश बन रहा है, इसका मतलब अभिलंब और आपातिक किरण के बीच 50 अंश का कोण बनेगा, तो वहाँ पर आपतन कोण 50 डिग्री हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए 50 डिग्री। सूर्य आकाश में थोड़ा
नीचे होने पर, यानी आकाश से नीचे होने पर भी हमें आकाश में क्यों दिखाई देता है? जब सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य ढल जाता है, आकाश में नहीं होता, फिर भी वो हमें क्यों दिखता रहता है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर आएगा अ, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की इकाई, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती। इसका आंसर आएगा डी, प्रकाश के अपवर्तन की कोई भी इकाई नहीं होती। फिर स्नेल का नियम का फार्मूला क्या आएगा? n = sin I अपॉन sin r है, डी वाला आंसर होगा। 69 सुरक्षा में जो सिग्नल है, वहाँ पर जो सिग्नल है सुरक्षा के लिए, तो उसमें नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 27 मार्च वर्ष 2021 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस 1 का क्वेश्चन बैंक में कुल 40 MCQ के प्रश्नोत्तर की चर्चा की थी, और इस वीडियो में इसके आगे के MCQ के उत्तरों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 41 पूछा गया है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी? तो विद्युत शक्ति की इकाई होगी वाट, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी, वाट। 42 कि वीज युक्त तार व तटस्थ तार, वीज युक्त तार यानी विद्युतमय तार और तटस्थ यानी उदासीन तार, तो विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है? तो आप टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है। इसका आंसर है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट इसका आंसर है डी, 220 वोल्ट। 43 पे आ जाते हैं। विद्युत दीवा मध्य डैश धातुचे कुंडल असते, मतलब जो विद्युत बल्ब है उसमें कौन सी धातु का कुंडल असता है, कुंडली होती है? तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु की कुंडली होती है, टंगस्टन धातु का तार का उपयोग किया जाता है। फिर वीज बिलात वीज वापर डैश मध्य देदात, मतलब लाइट बिजली का जो बिल आता है उसमें जो बिजली का जो उपयोग है, विद्युत धारा का उपयोग है, वो उसकी इकाई क्या होती है? तो वो है यूनिट, यूनिट में दिया जाता है वो। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता 50 हर्ट्ज़ होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की बारंबारता 50 हर्ट्ज़। इसके बाद में कि घर में जो विद्युत धारा प्रवेश कर रही है वो अचानक यदि बढ़ जाए तो उसे बंद करने के लिए क्या घर में क्या लगाया जाता है, क्या व्यवस्था की जाती है? तो वो है MCB लगाते हैं। विद्युत धारा अचानक बढ़ जाती है तो MCB अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, करंट ऑफ हो जाती है। 47 डैश मिश्र धातु के कुंडल का उपयोग इलेक्ट्रिक सिगड़ी में विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। तो नाइक्रोम, जो विद्युत सिगड़ी है उसमें विद्युत प्रतिरोध के रूप में नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है बी, नाइक्रोम। 48 दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इस नियम को कुछ और भी कहते हैं। हाँ, इस नियम को मैक्सवेल का जो स्क्रू है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू नियम के नाम से जाना जाता है। ये दाएं हाथ के नियम को तो मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू के नियम से भी इसे पहचानते हैं। विद्युत मापन करने के लिए गैल्वोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि थर्मामीटर से तापमान का मापन होता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर यहाँ पर होगा। फिर 50वां है खालिल पैकी विद्युत चुंबकीय प्रवर्तना से नियम डैश या शास्त्र, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस वैज्ञानिक ने खोजा था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे, डी आंसर आएगा। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ढूंढा था।
तो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसका संकुचन होता है? तो ये है, इसका आंसर आएगा 51 का जो आंसर है वो है बर्फ़। हर एक पदार्थ को गर्म करते हैं तो फैलती है, लेकिन अगर बर्फ़ को ऊष्मा दी जाए तो फैलने के बजाय वो संकुचित होती है, क्योंकि 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी का व्यवहार असंगत होता है। फिर यदि दबाव बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ का द्रवणांक यानी कि गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बी कम हो जाएगा। फिर हवा के अंदर पानी के वाष्प का प्रमाण ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई? निरपेक्ष आर्द्रता, सी निरपेक्ष आर्द्रता का उपयोग किया जाता है। फिर हवा की नमी या फिर उसका सूखापन, शुष्कता, ये डैश पर निर्भर नहीं होती, ये हवा के आयतन पर निर्भर नहीं होती है। इसका आंसर आएगा डी, हवा का आकार मान यानी हवा के आयतन पर, हवा की नमी या फिर उसका सूखापन ये हवा के आयतन पर निर्भर नहीं होता है। हवा में वाष्प का संघनन होने लगता है तब क्या होता है? तब वहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है, कोहरा का निर्माण होता है। जब हवा में वाष्प संघनित होने लग जाती है तब वहाँ पर कोहरा का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर ये जो मराठी में धूके तैयार होते हैं, यानी कोहरा बनता है। पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर उसका आयतन, देखो यूँ तो कोई चीज़ को ठंडा करेंगे तो उसका आयतन कम होता जाता है, लेकिन पानी 4 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक असंगत व्यवहार होती है, तो इसलिए वहाँ पर उसका आयतन बढ़ता जाएगा। बी 56 का आंसर आएगा, बी बढ़ने लगता है। 57 ठंडे प्रदेशों में जलीय प्राणी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे भी जिंदा रहने का कारण क्या है? तो पानी के असंगत व्यवहार के कारण। 58 खाली निम्नलिखित में से डैश धातु विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा है? तो कौन से धातु की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा है? तो ये है लोहा। लोहे की विशिष्ट ऊष्माधारिता नीचे दी गई तीनों धातुओं में सबसे अधिक होती है। फिर है 59, ये घिसी हुई जो बर्फ़ का जो घिसा हुआ यानी कि उसके जो बुरादे हैं उससे जब गोला बनाते हैं तो किसके कारण वो सारे जो चूर्ण है वो जुड़ते क्यों हैं, गोला क्यों बन जाता है? तो ये पुनर्हिमायन के कारण सारे बर्फ़ के बुरादे फिर से ठोस गोले में बदल जाते हैं। फिर है अगला प्रश्न 60वां, विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मापन पद्धति में क्या इकाई है? तो वो है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल, ये डी आंसर है इसका, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। 61 पानी के असंगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए होप के उपकरण का इस्तेमाल होता है। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितने ऊष्मा लगेगी? देखिए 1 ग्राम पानी का बढ़ाना है तो 4.18 जूल ऊष्मा लगती है। अब यहाँ 1 किलोग्राम यानी 1000 गुना यहाँ बढ़ गया है, तो 4.180 में भी 1000 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4180 जूल। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे जो आकृति दी गई है उसमें पेंसिल यहाँ पर मुड़ी हुई दिख रही है, टूटी हुई दिख रही है, तो इसका कारण क्या है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ये प्रकाश का अपवर्तन, ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण यहाँ पर पेंसिल जो है टूटी हुई दिखाई दे रही है पानी में। 64 है कि कोण आई का मान यदि 40 है तो कोण ई यानी निर्गत कोण कितना होगा?
आपतन कोण और निर्गत कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर आई का मान 40 है तो ई का मान भी 40 ही होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा बी 40। एक प्रकाश की किरण कांच के पृष्ठभाग से 40 अंश का कोण यदि बनाती हो तो उसका आपतन कोण कितना होगा। यदि कांच की सतह से 40 अंश बन रहा है, इसका मतलब आपतन कोण के लिए आपको 90 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कांच की सतह से 40 बन रहा है। ये वाला कोण कांच की सतह से 40 बन रहा है, तो आपतन कोण हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। अभिलंब और कांच के सतह के बीच 90 अंश का कोण होता है। इसमें से यदि आने वाली किरण, आपातिक किरण और कांच के सतह के बीच 40 अंश बन रहा है, इसका मतलब अभिलंब और आपातिक किरण के बीच 50 अंश का कोण बनेगा, तो वहाँ पर आपतन कोण 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए 50 डिग्री। सूर्य आकाश में थोड़ा नीचे होने पर, यानी आकाश से नीचे होने पर भी हमें आकाश में क्यों दिखाई देता है। जब सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य ढल जाता है, आकाश में नहीं होता, फिर भी वो हमें क्यों दिखता रहता है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका आंसर आएगा अ, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की इकाई, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती। इसका आंसर आएगा डी, प्रकाश के अपवर्तन की कोई भी इकाई नहीं होती। फिर स्नेल का नियम का फार्मूला क्या आएगा, n = sin I अपॉन sin R। ये डी वाला आंसर होगा। 69 सुरक्षा में जो सिग्नल है, वहाँ पर जो सिग्नल है सुरक्षा के लिए, तो उसमें तो यातायात में सिग्नल के रूप में जिस प्रकाश का लाल रंग के प्रकाश का उपयोग अक्सर किया जाता है और उसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई 700 नैनोमीटर होती है। फिर हवा का कांच के संदर्भ में अपवर्तनांक 2/3 है। तो कांच का हवा के संदर्भ में, अब हवा का कांच के संदर्भ में 2/3, अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ हवा के कांच के संदर्भ में पूछा है, यहाँ कांच का हवा के संदर्भ में, तो इसका भी आंसर उल्टा हो जाएगा। ये 2/3 का 3/2 हो जाएगा। फिर किसी पदार्थ में से प्रकाश जब गुजरता है तो अपने घटक रंगों में पृथक्कृत हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका आंसर सी आ जाएगा। 72 प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी मार्ग की दिशा बदल जाती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सी आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी यहाँ पर, प्रकाश का अपवर्तन। लेंस में से गुजरते समय प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, कितनी बार होता है वो हमें लिखना है। तो देखिए, लेंस के 2 भाग होते हैं, 2 पृष्ठभाग होते हैं, इसीलिए प्रकाश जब भी लेंस से गुजरता है तो एक पृष्ठभाग से एक बार अपवर्तन होता है और दूसरे पृष्ठभाग से दूसरी बार अपवर्तन होता है। यानी किसी लेंस से जब प्रकाश गुजरता है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा बी 2। 74 प्रकाश किरण लेंस के किस बिंदु से जाती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा बी प्रकाश केंद्र। फिर 75 कि किसी लेंस के सामने कौन से स्थान पर यदि वस्तु को रखी जाए तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो इसका उत्तर आएगा कि प्रकाश केंद्र यानी F1 और O के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे का जो हिस्सा है वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिए और अच्छी तरह से याद करिए। धन्यवाद। तो यातायात में सिग्नल के रूप में जिस प्रकाश का लाल रंग के प्रकाश का उपयोग अक्सर किया जाता है और उसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई 700 नैनोमीटर होती है।
फिर हवा का कांच के संदर्भ में अपवर्तनांक 2/3 है। तो कांच का हवा के संदर्भ में, अब हवा का कांच के संदर्भ में 2/3, अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ हवा के कांच के संदर्भ में पूछा है, यहाँ कांच का हवा के संदर्भ में, तो इसका भी आंसर उल्टा हो जाएगा, ये 2/3 का 3/2 हो जाएगा। फिर किसी पदार्थ में से प्रकाश जब गुजरता है तो अपने घटक रंगों में पृथक्कृत हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका आंसर सी आ जाएगा। 72, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी मार्ग की दिशा बदल जाती है तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सी आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर सी यहाँ पर, प्रकाश का अपवर्तन। लेंस में से गुजरते समय प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, कितनी बार होता है वो हमें लिखना है। तो देखिए, लेंस के 2 भाग होते हैं, 2 पृष्ठभाग होते हैं, इसीलिए प्रकाश जब भी लेंस से गुजरता है तो एक पृष्ठभाग से एक बार अपवर्तन होता है और दूसरे पृष्ठभाग से दूसरी बार अपवर्तन होता है। यानी किसी लेंस से जब प्रकाश गुजरता है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है उसका आंसर आ जाएगा बी 2। 74, प्रकाश किरण लेंस के किस बिंदु से जाती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, प्रकाश केंद्र। फिर 75 कि किसी लेंस के सामने कौन से स्थान पर यदि वस्तु को रखी जाए तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो इसका उत्तर आएगा कि प्रकाश केंद्र यानी F1 और O के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे का जो हिस्सा है वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिए और अच्छी तरह से याद करिए। धन्यवाद।